हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वेक्टर स्पेस की 11वीं क्लास है। हम लोग का वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को वेक्टर स्पेस में ये लास्ट टॉपिक पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद हमारा वेक्टर स्पेस खत्म हो जाएगा और हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन और एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन्स पढ़ेंगे। तो ये वेक्टर स्पेस का हमारा लास्ट टॉपिक है। हमने बताया था कि दो वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पहला, जब उनका प्रोडक्ट एक स्केलर हो तो उसको हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। और दूसरा कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर होता है, तो प्रोसीजर क्या कहलाती है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Suppose that A and B are two non-zero and non-parallel vector. A और B दो non-zero यानी कि अशून्य, non-parallel यानी कि असमांतर सदिश हैं, और थीटा इज एंगल बिटवीन देम। थीटा जो है A और B के बीच में बनने वाला कोण है, और थीटा का मान एज इट इज, जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि इन बिटवीन 0 to 180। तो देन A क्रॉस B को हम डिफाइन कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B इंटू साइन थीटा, एंड इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, यानी कि जो A क्रॉस B का जो, चूंकि अब हमने जैसा डिफाइन किया डेफिनेशन में कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर होता है। अब जब प्रोडक्ट वेक्टर है तो दिस मीन्स कि उनके पास एक डायरेक्शन भी होगी। अब जब हम मॉडुलस ऑफ A निकालते हैं, वो एक प्योर स्केलर है, मॉडुलस ऑफ B इज अ प्योर स्केलर, एंड साइन थीटा, थीटा की वैल्यू वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा, इट विल बी अ स्केलर। एंड तो हम डायरेक्शन क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये एक वेक्टर है? तो हियर एन कैप से हम दिखाते हैं कि A क्रॉस B का डायरेक्शन जो है वो एन वेक्टर यानी कि एन कैप के अलोंग है। उनकी डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम एन कैप से डिनोट करते हैं। एन कैप भी एक यूनिट वेक्टर है। कैप जिन भी वेक्टर्स के ऊपर लगता है वो एक यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, और जब हम उनका मॉडुलस लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है 1 आती है। ऐसे जानते हैं हम लोग कि मॉडुलस ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। अब हाउ कैन वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B? हम कैसे पता लगाएंगे कि जो वेक्टर A क्रॉस B है वो कौन से डायरेक्शन में जाने वाले हैं, या उनका अब नया डायरेक्शन कौन होगा? क्योंकि A क्रॉस B का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो भी एक वेक्टर होता है। तो उसके लिए हमको पहले 2 नियम हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। एक है आपका दक्षिणावर्ती पेच नियम। दक्षिणावर्ती पेच नियम को हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और दूसरा है, चूंकि 2 तरीके के पेच के नियम होते हैं, वामावर्त पेच नियम यानी कि लेफ्ट हैंडेड स्क्रू रूल। और इन्हीं से इसमें जो दक्षिणावर्ती पेच नियम होता है ये जो है वेक्टर A क्रॉस B की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। रीजन क्या है कि जब भी हम, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 11th में, आपको याद होगा कि जब भी हम कोई एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, कोई एंगल मेजर करते हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो भी हम मेजर करेंगे दक्षिणावर्ती पेच के नियम से। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि राइट हैंडेड स्क्रू रूल और लेफ्ट हैंडेड स्क्रू रूल एक्चुअली में होता क्या है। आप एक पेच लीजिए, पेच है, आप सभी ने देखा होगा, कभी न कभी यूज भी किया होगा। पेच को निकालने के लिए किसी चीज में इंसर्ट करते हैं या उसको बाहर निकालते हैं। तो पेज का जो मूवमेंट होता है वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, जब आप घुमा करके रखेंगे तो देखेंगे एक आपका जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि आप अब इस पिक्चर में तो आपको क्लियर नहीं होगा, आप अपने हाथ से करेंगे तो देख सकते हैं कि जब आप अपने थंब को अपने इंडेक्स फिंगर पे प्लेस करिए और मूवमेंट करते हो 2 तरीके से, यानी कि थंब को या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, या अपने थंब को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। यानी कि 2 तरीके से आपके थंब का मोशन होता है स्क्रू के ऊपर।
पहला, जब आप राइट से लेफ्ट स्क्रू को घुमाते हैं या फिर आप स्क्रू को लेफ्ट टू राइट घुमाते हैं। जब आप स्क्रू को, ज्यादातर केसेस में अब तो नए नए तरीके की टेक्निक आ गई है, हर स्क्रू जरूरी नहीं कि ऊपर जाए, लेकिन फिर भी फ्रॉम ज्यादातर जो एंटी क्लॉकवाइज जब हम करते हैं तो स्क्रू हमारा ऊपर की तरफ आता है, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो स्क्रू हमारा नीचे की तरफ आता है। तो जो ये नियम है, यानी कि जब हम उसी तरीके से हमारा प्लेन किस तरीके से वर्क करता है, आप ये देख लीजिए कि जब भी हम सिर्फ दो वेक्टर को सिंपल 2 डायमेंशनल प्लेन में फिक्स करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसको इस तरीके से मत देखिएगा कि इसने जेड एक्सिस को कट किया, ये इस तरीके से रखा है, यानी कि एक्स और वाई प्लेन है। आप इसको आप लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो अगर आप इसको इस तरीके से प्लेस करते हैं तो ये जो पाम है आपकी, ये प्लेन का काम कर रही है, यानी कि एक एक्सिस आपकी ये समझ लीजिए एक्स है और दूसरी एक्सिस जो है वो आपकी वाई है, तो तीसरी एक्सिस जेड आपके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब प्लेन ड्रॉ करने के लिए हमको हमेशा जब हम दो वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो दिस मीन्स 2 डायमेंशनल प्लेन होगा आपका, एक प्लेन में ही वो लाई करेगा वेक्टर। तो तीसरा प्लेन जो होगा, यानी कि इन दो वेक्टर्स आप देख सकते हैं, ये प्लेन किन दो डायरेक्शन को ले रहा है, एक्स ओ वाई प्लेन है। तो तीसरा, यानी कि और जो हमारे वेक्टर है वो इसी में स्थित है, ए क्रॉस बी। तो जो तीसरा वाला डायमेंशन है, तीसरा वाला आपका एक्सिस है, वो ए क्रॉस बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमेशा ही जब प्लेन, अगर आपका एक्स ओ वाई प्लेन से जा रहा है तो जेड उसके ऊपर है, फिर आपका वाई और जेड अगर प्लेन में स्थित है तो एक्स उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और सिमिलरली अगर एक्स और जेड प्लेन के ऊपर स्थित है तो वाई उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यानी कि किन्हीं दो एक्सिस में अगर प्लेन स्थित है तो हर हालत में जो तीसरी वाली एक्सिस होगी वो गिवन प्लेन के ऊपर आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो हम वेक्टर का डायरेक्शन डिनोट करने के लिए, यानी कि वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन क्या होगा दो वेक्टर्स का, ए क्रॉस बी का, वो हम दक्षिणावर्ती पेच नियम यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। रीजन हमारा एकदम आपको मालूम होगा कि जो एंगल का मूवमेंट होता है, मेजरमेंट होता है, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो वेक्टर्स का डायरेक्शन बताने के लिए हम दक्षिणावर्ती पेच नियम का, यानी कि राइट हैंडेड स्क्रू रूल का यूज करते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि क्यों वेक्टर्स जो होते हैं, क्योंकि एन कैप की जरूरत हमको क्यों पड़ी, और एन कैप एक्चुअली में होता क्या है, और उसका डायरेक्शन किन्हीं दो वेक्टर्स का हम कैसे डिसाइड करते हैं। दो वेक्टर जब भी लेंगे वो एक प्लेन में स्थित है, तो तीसरा एक्सिस जो होता है वो ऑटोमेटिकली उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। आप इस फिगर से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स का। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है, ये हमारी 3 एक्सिसेस हैं। हमने ये ए वेक्टर है OA के बराबर, बी वेक्टर है आपका OB के बराबर, और चूंकि अब इसमें आप फिगर में देख सकते हैं ए एंड बी आर को इनिशियल वेक्टर्स, तो हम एक बी के पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ए के पैरेलल और एक वेक्टर और ड्रॉ करेंगे। तो जो अब हमारा नया कंस्ट्रक्शन है वो आपको किस तरीके से दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम की तरह। क्यों? क्योंकि ए इज पैरेलल टू OA is parallel to BC and both are equals, and OB is parallel to AC and both are equals। तो ये पैरेललोग्राम है। मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू ए के बराबर है, मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू बी के बराबर है। तो ए क्रॉस बी आपका बाय डेफिनेशन हम जानते हैं A इंटू बी साइन थीटा एन कैप है। अब जब हम ए बी का मॉडुलस ले लेते हैं आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, तो ए बी एक चूंकि स्केलर है विथ पॉजिटिव साइन, अगर इफ नेगेटिव भी रहता है देन इट विल बी अ पॉजिटिव। बी साइन थीटा एक स्केलर वैल्यू है, जब हम थीटा मेजरमेंट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो ऑब्वियसली ए बी साइन थीटा का मान जो होगा हमको एक स्केलर मिलेगा। अब यहाँ पर एन इज अ यूनिट वेक्टर, और जब हम इसका मॉडुलस वैल्यू लेते हैं तो इट विल बी 1 यूनिटी। तो अगर यूनिटी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी स्टिल ए बी साइन थीटा। अब ये तो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का मॉडुलस वैल्यू हो गया जो ए बी साइन थीटा के बराबर आता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पैरेललोग्राम? इस पैरेललोग्राम का यूज क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर जिनको कंफ्यूजन, जिनको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री का आपको वैसे आना चाहिए और नहीं आता है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका बराबर होगा 2 इंटू एरिया ऑफ
ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, और इसमें मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। जब इसको रिजोल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन थीटा, 2 इज कैंसिल बाई 2 ए बी साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उनसे बनने वाले पैरेललोग्राम के एरिया के मॉड्यूलस के, यानी कि उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस जो होता है उनसे बनने वाले पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्विक रिवीजन, ए क्रॉस बी की वैल्यू ये होती है ये, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको मालूम है कि जब हम किन्हीं दो नॉन जीरो नॉन पैरेलल्स वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उनका मॉडुलस उनसे बनने वाले पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। और ये डायरेक्शन हम जो एन कैप है वो किसकी सहायता से निकालते हैं, दक्षिणावर्ती पेच नियम की सहायता से निकालते हैं। बाकी एक्सिस का मूवमेंट आपको पता है कि हम हमेशा जो एंगल्स होता है उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो हियर वी मेजर एंड वी यूज द जो रूल ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू रूल, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। पहला आप लोग सिंपल जानते हैं कि व्हेन ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है आपका सेकेंड, व्हेन A and B are parallel. नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, A and B are नॉन जीरो वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स। अब अगर A और B दोनों पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स आर 0। तीसरी प्रॉपर्टी जो है कि अदिश गुणन किसी सदिश के सापेक्ष साहचर्य होता है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट्स अलोंग विथ अ स्केलर इज एसोसिएटेड। इसको हम प्रूव करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्यों? क्योंकि उनके अलोंग जो n वेक्टर है, n कैप का मान है, वो अब बदल जाएगा। हमको मालूम है कि जब हम वेक्टर का मूवमेंट हमारा I से J से K और K से फिर अगेन I की तरफ होता है, और हम जो वेक्टर्स की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए दक्षिणावर्ती पेच के नियम का यूज करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन जब हम B से A करते हैं तो जो हमारा एंगल होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। थीटा का मान जो होता है वो आपका निगेटिव हो जाता है, और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो निगेटिव साइन को कॉस की तरह एलिमिनेट नहीं करता है। या इसको हम दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि A क्रॉस B वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो दूसरा है, वो ऊपर की डायरेक्शन की ओर है, और जब हम B क्रॉस A यानी कि उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, जो फिगर अभी हमने आपको बनाया था, जो भी हमने रब कर दिया है, उसको देखेंगे। जब प्लेन हमारा इस तरीके से, हम इस तरह से मोशन कर रहे हैं तो हम इसको ऊपर की डायरेक्शन हमारी ये है, लेकिन जब हम उल्टा रोटेशन कर रहे हैं तो ये हमारा नीचे की, ऊपर ही जाना लेकिन नीचे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में, तो हमारा यहाँ पर निगेटिव का साइन अपीयर हो जाएगा। इसलिए जो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। चौथी प्रॉपर्टी आपकी जो भी इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे
कि जो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसी स्केलर के सापेक्ष, वो जो होता है एसोसिएटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं हो सकता किसी स्केलर के सापेक्ष, यानी कि सदिश गुणन किसी अदिश के सापेक्ष साहचर्य के नियम का पालन करता है। किस तरीके से? सपोज दैट हम किसी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। हम जानते हैं MA वेक्टर क्रॉस MB वेक्टर, इसमें हम MN को कॉमन निकाल सकते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, आपको मालूम होगा। अब अगेन हम N को A में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और M को B में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर्स के अलोंग तो एसोसिएटिव नहीं होता है, लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो किसी स्केलर के अलोंग जो होते हैं एसोसिएटिव होते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है सदिश गुणन किसी सदिश के योग के सापेक्ष वितरण के नियम का पालन करता है। वैसे ध्यान दीजिएगा, जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है वो वेक्टर एडिशन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि A क्रॉस B प्लस C है अगर, तो इसे हम A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C लिख सकते हैं। यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर के एडिशन के सापेक्ष जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है या वितरण के नियम का पालन करता है। तो आई होप आपको वेक्टर्स की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। और जो छठी प्रॉपर्टी है कि जो दो इक्वल वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका 0 डिग्री का होगा और साइन 0 की वैल्यू आपकी 0, यानी कि नॉन 0 होते हुए भी उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। आपको हमने बताया था कि जो मात्रक सदिश होते हैं यानी कि यूनिट वेक्टर आई जे के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर हम किसी वेक्टर को दो एक्सिस में लेते हैं, एक प्लेन के जरिए शो करते हैं, जो तीसरा एक्सिस होता है वो हमेशा ही क्या कहते हैं उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि A क्रॉस B निकाल रहे हैं हम, अगर सपोज दैट एक्स और ओ वाई प्लेन में, तो जेड जो एक्सिस होगी वो आपकी हमेशा ही उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इसी तरीके से अगर हमने इसके पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर वाई जेड प्लेन लेते हैं तो एक्स उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्स प्लेन लेते हैं तो वाई। इसी तरह मात्रक सदिश क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि यानी कि मात्रक सदिश अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट के बाद जो उनकी अभिक्रिया की दिशा होगी वो क्या होगी। डायरेक्शन के लिए आपको मालूम है, हमने बताया दक्षिणावर्ती पेज के नियम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब हमारा स्क्रू जो होता है वो आपका दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर मूवमेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा आपका आई क्रॉस जे की वैल्यू आपकी होगी मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे साइन थीटा इंटू एन वेक्टर। अब आप यहाँ देख सकते हैं आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, जेड एक्सिस है, और उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आपका कौन सा है, के कैप। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, साइन 90 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, इट इज 1, एंड एन कैप इज इक्वल टू के कैप, यानी कि आई क्रॉस जे की वैल्यू जो होती है वो के कैप के बराबर होती है। सिमिलरली जे क्रॉस के, यानी कि जब हम
वाई ओ जेड क्लेम करेंगे तो उसके ऊपर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगी और उसके लिए जो यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश है वो आई कैप होगा। सिमिलरली के क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। बाकी आप इस तरीके से जान सकते हैं, सबकी वैल्यूज इसी सूत्र में इनके अकॉर्डिंग रखेंगे। सबके बीच का एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू 1 और ये सब चूंकि मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो सभी का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा और जो उनके अलोंग एन कैप की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं कि जब एक्स ओ वाई है तो के कैप इज परपेंडिकुलर वाई ओ जेड है, देन आई कैप इज परपेंडिकुलर एंड व्हेन जेड ओ एक्स इट इज जे कैप इज परपेंडिकुलर। बट व्हाट हैपेंड इफ वी चेंज द डायरेक्शन या इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ आई एंड जे। इसको अगर हम जे कैप इंटू आई कैप लिखते हैं, यानी कि अब हमारा घूमने का तरीका क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। लेकिन हम एंगल किस तरीके से मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये दिशा जो ये लंबवत है ये नीचे की ओर दिखाने लगेगी। जेड एक्सिस आपका इस तरीके से भी होगा, निगेटिव एक्स आपका इधर जाएगा और निगेटिव वाई आपका इधर जाएगा। अब हम उल्टा घूम रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा चलेगा, वामावर्त पेच का नियम। साधारणतः वेक्टर को हम निकालने के लिए दक्षिणावर्ती पेच के नियम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा है तो यहाँ पर जे और आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस के कैप के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली इफ वी चेंज द डायरेक्शन k into j, it will be equal to minus I. If I and k, it will be equal to minus j कैप। रीजन आप समझ गए होंगे, एंगल्स हमने बताया था वेक्टर का डायरेक्शन, बार बार इस चीज पे फोकस कर रहे हैं ताकि आपको आगे चल के इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो।